नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी यादव। राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने के बाद अजय माकन आज पहली बार जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने से पहले माकन का रास्ते में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर स्वागत किया गया। सबसे पहला स्वागत राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में हुआ, जहां शाहजहांपुर टोल पर राज्य मंत्री टीकाराम जूली, विधायक दीपचंद खैरिया, विधायक संदीप यादव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उसके बाद कोटपुतली, चंदवाजी, शाहपुरा, मनोहरपुर, पावटा समेत कई स्थानों पर स्वागत हुआ। कुकस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी अजय माकन का स्वागत किया। अजय माकन जयपुर पहुंचते ही सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने सीएमआर पहुंचे और मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मुलाकात की। अजय माकन ने यहां सचिन पायलट से भी मुलाकात की और तीनों ही जगह पर अजय माकन के साथ विवेक बंसल, तरुण कुमार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी मौजूद रहे। सत्ता और संगठन में तालमेल की मुद्दों को लेकर तीनों ही जगह पर अजय माकन की बातचीत हुई है। इस दौरान विधायक रफीक मंडेलिया समेत दूसरे पदाधिकारी भी अजय माकन का स्वागत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री की ओर से अजय माकन के सम्मान में डिनर का आयोजन भी किया गया। इस डिनर डिप्लोमेसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, मंत्री और विधायकों को भी बुलाया गया था। कल से अजय माकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीसीसी में सुबह 10-11 बजे से मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा और फिर संभागवार मुलाकात राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोधपुर संभाग की बात करते हैं। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव गौड़। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर को और अधिक विकसित करने के लिहाज से पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहे मंथन के बीच आज राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ई सावंत और एलएसडी सचिव भवानी सिंह देथा ने जयपुर और जोधपुर के अधिकारियों के साथ में न केवल बैठक करके चर्चा की, बल्कि अलग अलग प्रोजेक्ट पर खुद जाकर के उस प्रोजेक्ट की गति जानने के साथ साथ आवश्यक निर्देश भी दिए। नए प्रोजेक्ट के अलावा बजट में की गई घोषणाओं को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की। बाकायदा अधिकारियों ने जिला प्रशासन, जेडी प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से आवश्यक फीडबैक भी लिए और उसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल से बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बिंदु और पहलू पर चर्चा की। खुद शांति धारीवाल ने समीक्षा करने के साथ निर्देश भी दिए कि जो अधूरे काम है उनको त्वरित गति से पूरा किया जाए, जो नए प्रोजेक्ट हैं उनको किस तरीके से समय रहते साकार किया जा सकता है, उस पर भी मंथन हुआ। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सोच है कि जोधपुर जिस तरह से पर्यटन के लिहाज से, एक्सपोर्ट के लिहाज से, उद्योग और शिक्षा संस्थान के लिहाज से उच्च कोटि का हो चुका है, ऐसे अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया जा सकता है। उस मंशा को ध्यान में रखकर विभाग के साथ साथ तमाम अधिकारी मुस्तैदी से जुटे नजर आए। वहीं जोधपुर के संभागीय आयुक्त समित शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जेडीए आयुक्त मेघराज सिंह रत्नू, नगर निगम आयुक्त सुरेश ओला के अलावा स्थानीय स्तर की तमाम एजेंसियों और निकाय के अधिकारी भी सजगता से गंभीर नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय पारेख। नोखा थाना क्षेत्र के मन्याणा गांव के विद्युत जीएसएस पर कार्य करते समय युवक की हुई मौत के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए 10 लाख रुपए मुआवजा देने, मृतक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने, ठेकेदार फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने और दोषी विद्युत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में शामिल एडवोकेट बजरंग छिंपा का कहना था कि युवक को बिना सुरक्षा उपकरणों के ही विद्युत पोल पर चढ़ा दिया गया, जिसके चलते उसे करंट लग गया और मौत हो गई। परिजनों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए ठेकेदार और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों में हुई वार्ता के बाद सहमति बनी। ठेकेदार ने उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन युवक का शव लेने को राजी हुए और नोखा पुलिस थाने में मरक दर्ज करवाई गई। गौरतलब है कि मृतक युवक दयाल मन्याणा गांव में विद्युत जीएसएस पर ठेकेदार के मार्फत कार्य पर लगा हुआ था। कल
वो विद्युत पोल पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान बारिश का मौसम होने के कारण उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद। कोटा में संडे लॉकडाउन के साथ ही अगले 7 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है। कोटा में 6000 से ज़्यादा रोगियों की तादाद होने और 110 मौतें होने के बाद एक बार फिर से 6 सितंबर तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के चलते आज शहर भर में सन्नाटा पसरा रहा। उधर अचानक एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा के कलेक्टर के आदेशों के बाद कोटा में व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने एक सप्ताह के लॉकडाउन को ज़्यादा बताते हुए कलेक्टर से भी मिले और लॉकडाउन को कम नहीं करने पर अगले 3 दिन में दुकानें खोलने की चेतावनी भी दी। हालांकि कल देर शाम से लेकर आज दिन भर व्यापार संघ और कलेक्टर से वार्ता चलती रही, लेकिन लॉकडाउन को कम करने पर फिलहाल कोई विचार नहीं हुआ। अब व्यापारी मंत्री शांति धारीवाल से भी इस मामले में चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन का पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत भी विरोध कर रहे हैं। बढ़ती रोगियों की तादाद को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस बीच कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल भी कलेक्टर से मिला और अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड की कमी सहित कंट्रोल रूम स्थापित करने और हॉस्टलों का अधिग्रहण कर पॉजिटिव रोगियों को क्वारंटाइन करने का आग्रह किया। कोटा में आज से शुरू हुए इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को तो बंद से दूर रखा ही गया है, साथ ही इस लॉकडाउन में अब ई मित्र भी खोले जा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक लवानिया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए लॉकडाउन का आज पूरे भरतपुर शहर में व्यापक असर नजर आया। हालांकि बाजार में दुकानें सारी बंद नजर आई, लेकिन लोगों की आवाजाही जारी रही। लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का दौरा कर कई इलाकों का जायजा लिया और इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लॉकडाउन के दौरान शहर में जगह जगह पुलिस के जवान भी लगाए गए थे। जिला कलेक्टर द्वारा किए गए लॉकडाउन का असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मजदूर वर्ग के लोग इससे भारी परेशान नजर आए हैं। उन लोगों का कहना है कि वे रोजाना काम करके अपने लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, लेकिन 2 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन रहने से उन्हें आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि भरतपुर जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने भरतपुर जिले में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही बाजार खुलने के समय में भी बदलाव किया है। अब शहर के बाजार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलते हैं। भरतपुर में आज भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ और एक साथ 50 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। भरतपुर में कोरोना से अब तक 75 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3800 को पार कर गया है। साथ ही 3400 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस भी लौट चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम। बांसवाड़ा जिले में बारिश अब कहर बनकर गिर रही है और इसी का नतीजा है कि कुशलगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। तो दूसरी तरफ बीते लगभग 24 घंटे से लगातार माही डैम के गेट खुले हुए हैं और दिन में एक बार स्थिति ऐसी बनी कि सभी 16 गेट 6-6 मीटर तक खोलने पड़े। बांसवाड़ा में बारिश आफत बनकर गिर रही है। एक और जहां माही डैम के सभी 16 गेट आज खुले गए तो दूसरी तरफ कुशलगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर एक छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक राजू जहाँ महज 13 वर्ष का था, वहीं बबलू महज 14 वर्ष का था। इसके साथ ही बताते चले इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए थे। इसमें से शेष का जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी में इस समय उपचार चल रहा है। इधर बताते चले माही डैम के गेट जब देर रात खोलने शुरू किए गए तो सुबह तक इनकी ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते 6 मीटर तक कर दी गई, यानी कि सभी 16 गेट 6-6 मीटर तक खोले गए। इससे आसपास जितनी भी नदी नाले सब पर पानी आ गया और एक तरह से कुछ समय के लिए बांसवाड़ा टापू जैसा बन गया।
एक अनुमान के आधार पर 77 टीएमसी क्षमता वाले माही बांध से अब तक करीब 5 टीएमसी से ज़्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इस सीजन में ऐसा दूसरी बार हुआ जब माही डैम के गेट खोले गए और वह भी पूरे यानी सभी 16 गेट। इसके साथ ही बताते चले कि बारिश इस तरह कहर बनकर गिर रही है कि बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा जिले में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर 5 इंच से भी ज़्यादा बारिश गिरी है। बताते चले सर्वाधिक बारिश लोहारिया क्षेत्र में हुई है। इस पूरे क्षेत्र की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। वहीं तमाम निचले हिस्सों में पानी भर गया है। प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं पर बारिश के कहर के आगे यह सभी नाकाफी हो रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा किसानों की चिंता बढ़ने लगी है क्योंकि सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे करीब 6 दिन 7 दिन पूर्व भी इसी तरह लगातार बारिश हुई थी। इसके बाद भी हालात बिगड़े थे और अब फिर से एक बार बारिश हुई, इसने फिर से वही हालात पैदा कर दिए हैं। और ऐसे में बादल भी अभी पूरी तरह सजे हुए हैं, यानी कि छाए हुए हैं और उम्मीद और आशंका है कि अभी रात को या फिर कल भी भयंकर बारिश का दौर चलेगा क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अजमेर संभाग की बड़ी खबर भीलवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन जोशी। रविवार को भीलवाड़ा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का राजपास किया जो आने वाले दिनों में कपड़ा नगरी में दहशत फैलाकर दिलाने का योजना बना रहे थे। 10 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में उनसे हथियार बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा का कहना है कि इस मामले में एक युवक को आज कोटरी चौराहे पर हथियार के साथ में संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। जानकारी मिलने के बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें सीओ सदर रामेश्वर लाल, रायला थाना प्रभारी गजराज चौधरी व सदर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा को शामिल किया गया। टीम ने मशक्कत के साथ में कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से 5 पिस्टल व एक रिवॉल्वर के साथ ही 10 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा का कहना है कि अभी इन युवकों से पूछताछ जारी है और आने वाले समय में हो सकता है इन युवकों से जो जानकारी सामने है उससे और भी कई पुरानी वारदातों का खुलासा हो सकता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक हथियार सप्लायर जो कि मध्य प्रदेश से हथियार लाकर भीलवाड़ा में सप्लाई कर रहा था और खपा रहा था। गौरतलब है कि मांडल थाना प्रभारी ने भी एक पखवाड़े पूर्व एक बड़ी गैंग का राजपास किया था और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों से की गई पूछताछ के बाद में ही पुलिस को इस हथियार सप्लायर युवक की जानकारी मिली है। चलिए, और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचा